नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जनरल साइंस के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को दो ध्रुवों में बांटती है। तो दोस्तों, उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। जी हाँ दोस्तों, जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को दो ध्रुवों में बांट देती है। दोस्तों, जो पृथ्वी है उसको दो ध्रुवों में बांटती है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा जो है विषुवत रेखा के जो है एक साइड में आपका जो है साउथ हो जाता है और एक साइड में आपका जो है नॉर्थ हो जाता है, यानी कि उत्तर दक्षिण। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो ध्रुवों में बांट देती है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के विधायकों का सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है। तो दोस्तों, भारत राज्य में सबसे ज़्यादा जो विधायकों का वेतन मिलता है वो है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, जो झारखंड राज्य है वहाँ के विधायकों को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है 2,90,000 प्रति महीना। दोस्तों, कहने को तो झारखंड जो है काफ़ी गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ के जो राजनीति है वो काफ़ी धनी है, क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विधायक हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी दी जाती है। जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो जो है नमक भात, जिसको नून भात कहा जाता है, नून भात खा के वहाँ पे गुजारा करते हैं लोग। और जो ये लोग हैं वो राजशाही में बैठे हैं और जो है सोने की पलने पे झुलवा झूलते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि देश में या फिर राज्य में अगर गरीबी है तो वहाँ की जनता को पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद खुद को जो है ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे कम वेतन जो है किस राज्य के विधायकों का है, तो है केरल। केरल के जो विधायक हैं उनको 70,000 महीना मिलता है, जबकि झारखंड के विधायकों को 2,90,000 रुपये मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि असम की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, असम की राजधानी जो है दिसपुर है। और दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट की तैयारी करते हैं, आप लोग अपने स्टेट में कितने ज़िले हैं उनको जो है ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जाएंगे तो बहुत ही मैंने सही तरीके से जिला का जो है संख्या का वर्णन किया है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जिलों की संख्या कितनी है। और दोस्तों, आप बात करें कि भारत में कुल कितने जिलों की संख्या है, तो भारत में कुल टोटल जिलों की संख्या जो है 771 है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं 797 है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सारे स्टेट के जितने भी जिले हैं सबको काउंट करेंगे तो आपको 771 यानी कि 771 जिले मिलेंगे। और साथ ही साथ कहीं कहीं पे 773 भी दे देता है। तो दोस्तों, 773 का मतलब है कि 771 प्लस 2। तो वो जो दो जिले हैं वो जम्मू कश्मीर में जो भारत का जो POK है, तो वहाँ पे भारत सरकार ने भी अपना हिस्सा उसमें माना है और दो जिले जो है वहाँ पे बना दी है, लेकिन वहाँ पे प्रशासनिक इकाई का गठन नहीं हुआ है। तो इसलिए दो जिलों को काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कहीं कहीं पे 773 भी दिया है तो वो भी सही माना जाएगा। 771 बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं। तो दोस्तों, आपके पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको सही से याद कर लीजिएगा। जिस तरह से हमारे रेलवे में जो जोन है ना, रेलवे में जो जोन की संख्या कितनी है, तो 18 प्लस एक कोलकाता मेट्रो 19 है। तो ठीक उसी तरह से स्टेट में पुलिस को जो है पुलिस के जोन बांटे गए हैं, स्टेट को जो है जोन में बांट दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने जोन हैं, तो 8 जोन है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने रेंज है, तो वो रेंज की संख्या 18 है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में जो है 7 कलर होते हैं, और सातों कलर का जो है ये एक सेगमेंट है, यानी कि ये क्रम है। ठीक है, सबसे नीचे जो होता है V होता है, ऊपर I होता है, और सबसे ऊपर जो है R होता है। तो V का मतलब कि ये वायलेट होता है। ठीक है, वायलेट का मतलब कि बैगनी रंग। इसीलिए हमारा जो आकाश जो है आपको देखेंगे तो आसमानी कलर का जो है दिखाई देता है, क्योंकि सबसे नीचे जो है ये वायलेट कलर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं होती है, जिससे कि कभी-कभी अगर हमें चोट लग जाती है और जो ब्लड जो है निकलने लगता है हमारे शरीर से, तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि रक्त जो है जल्दी रुकता नहीं है। जिसका सर फट जाता है तो उसमें ब्लड ज़्यादा निकल जाती है और जो है व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो विटामिन ए की हमारे शरीर में पूर्ति होना चाहिए, ताकि ज़्यादा रक्त का बहाव ना हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत भूषण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये महापुरुषों के उपनाम से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो भारत भूषण किसे कहा जाता है, तो ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके समय में भारत सोने की चिड़िया थी, इसीलिए भारत भूषण उन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारत का आभूषण किसे कहा जाता है, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, क्योंकि मौर्य काल में भारत जो है सोने की चिड़िया थी। भारत की व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही बेहतर थी। दोस्तों, उस सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भारत सरकार को चाहिए कि अभी भी मॉडर्न टाइम में भी इसको लागू किया जाए। दोस्तों, ये संभव है अगर प्रयास किया जाए तो। दोस्तों, हमारी भारत की जो है दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी, बहुत ही फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्रयागराज जगह है, वहीं पे हाई कोर्ट है। दोस्तों, भारत में जितने भी हाई कोर्ट है, तो सबसे बड़ा जो है हाई कोर्ट जो है प्रयागराज है। बड़ा का मतलब ये नहीं कि उसका एरिया बड़ा है,
इसका जो है जो इसमें जजेज की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है राज्य भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे पॉपुलेशन पूरे भारत की पॉपुलेशन, जितने भी राज्य में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है केस भी ज़्यादा आएँगे। तो जब केस ज़्यादा आएँगे तो उनको हैंडल करने के लिए जज की संख्या भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जजेज की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हाई कोर्ट में? तो ये है 160। जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है वहाँ पे टोटल जो जज की संख्या है वो है 160। तो मैंने यहाँ पे 76 प्लस 84 क्यों दिया है? तो 76 और प्लस 84 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 160। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो 76 जज है ना, ये बिल्कुल अस्थायी रूप से हमेशा रहते हैं, जबकि 84 जजों की संख्या जो है अस्थायी है, यानी कि जो रिटायर्ड जज है वो आके यहाँ पे अपना सेवा दे सकते हैं। तो 76 जज आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन जो है जो रिटायर्ड जज है वो भी, उनकी संख्या जो है कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी बुलाया जाता है। लेकिन वैसे तो 160 है, लेकिन 160 जो है कभी भी 160 जज बैठते नहीं हैं। मैक्सिमम 109 जज जो है बैठे थे एक बार, जब लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह पे जो है कोर्ट चली थी, तो उस समय 109 जज जो बैठे थे। तो भारत में सबसे बड़ा जो है हाई कोर्ट है प्रयागराज, और यहाँ पे जज की संख्या कितनी है? तो 160 है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों हमारे एग्जाम में जो है वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म को भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों पीएनआर जो है आपने अक्सर देखा हो कि जब आप जो है रेलवे में टिकट करते हैं, तो टिकट पे एक पीएनआर संख्या लिखा रहता है, ठीक है? पीएनआर, और उसके आगे जो है कुछ जो है डिजिट में लिखे रहते हैं अंक। तो वहाँ पे आखिर ये पीएनआर होता क्या है? तो दोस्तों पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है? पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फुल फॉर्म है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसका अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों नाटो जो है ये स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है? नाटो जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। हर देश की एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने नाटो में अपने-अपने देश, जो उसमें कुल टोटल कितने देश हैं? तो ये 32 देश हैं। 32 देश जो है कुछ अपने सैनिक भेजते हैं, कुछ अपने जो है जो फाइटर जेट होते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं वो भेजते हैं, साथ ही साथ कुछ इनको आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, और नाटो चलता है। नाटो बहुत ही बेहतरीन जो है सुरक्षा कवच देता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। नाटो का कहना है कि अगर किसी भी 32 देशों में से किसी पर भी किसी ने अगर अटैक किया, तो पूरे 32 देश मिलकर उस पे जो है अटैक करेंगे, इसीलिए नाटो से कोई टकराता नहीं है। दोस्तों अभी जो रसिया और यूक्रेन में जंग चल रहा है, तो कई बार रसिया ने स्वीडन को भी धमकी दिया, क्योंकि स्वीडन जो है यूक्रेन को अपना जो है फाइटर प्लेन वगैरह जो भी मशीन गन वगैरह था वो प्रोवाइड करा रहा था, तो जो है बार-बार रसिया उसको धमकी दे रहा था कि अटैक तुम पे भी होगा, परमाणु हमला तुम पे भी होगा। तो स्वीडन भी जो है उसने नाटो की सदस्यता ले ली। अभी 2024 मार्च, जो अभी मार्च हम लोग का जो महीना जो है, तो मार्च महीने में ही 2024 में ही स्वीडन जो है नाटो का सदस्य बना है, 32वां सदस्य बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है, ठीक है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है, और यहीं पर यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा कि 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए उस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है निर्वाचन आयोग को बने हुए लगभग 75 साल हो गए, या फिर वोटिंग करते हुए, या फिर चुनाव होते हुए हमारे देश में 75 साल हो गए, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा-सा सोचिएगा कि उससे हमें मिला क्या है? हमको उससे मिला क्या है? उससे ना तो हमें स्वास्थ्य सही से मिला, ना हमें सही से कोई व्यवस्था मिला, ना हमें रोज़गार ठीक से मिल पा रहा है, ना एजुकेशन सही से मिल पा रहा है, ना ही हमें मतलब हेल्थ सही से मिला है, कुछ भी हमें व्यवस्थाएँ सही से नहीं मिल पा रही है, ना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ना पब्लिक को जो है सहूलियतें मिल रही है। तो दोस्तों कुछ तो कमी है। दोस्तों जो है इस पे आप लोग ज़रूर सोचिए कि कमी कहाँ है? और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस कमी को जो है दूर किया जाए, तो जब तक से जो है समस्या दिखेगी नहीं, तो उसका समाधान कैसे होगा? तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, समस्या का मूल कारण क्या है, ठीक है? जो जड़ अगर खत्म कर दीजिएगा, तो भारत की सारी समस्या, जो भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएँगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी का है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है वो मुरादाबाद में है, ठीक है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के वेस्ट में है, पश्चिमी यूपी में है, तो मुरादाबाद में है उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी है। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट ने ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कई बार पूछता है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी का है, तो आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कीजिएगा और इसको ठीक से याद कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्य को हम लोग वार्ड मेंबर कहते हैं। बहुत से लोग जो है वार्ड मेंबर जानते हैं, लेकिन उनको ग्राम पंचायत सदस्य नहीं पता है, लेकिन वार्ड मेंबर को ही ग्राम पंचायत सदस्य, इसका सही जो नाम है वो ग्राम पंचायत सदस्य है। तो इनका चुनाव आम जनता करती है। हम लोग जो वोट करने जाते हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य चुनाव व्यवस्था के तहत तो वोट करने जाते हैं, तो हम लोग जो है ग्राम पंचायत सदस्य को चुनते हैं और फिर ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान का जो उम्मीदवार होता है उसको चुनते हैं, साथ ही साथ जो बीडीसी सॉरी जो आपका हाँ बीडीसी होता है, बीडीसी का मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य उम्मीदवार, उसको भी चुनते हैं और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को भी हम लोग वोट करते हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य को जो है चुनाव आम जनता करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों एसएसबी का आदर्श वाक्य होगा सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है SSB, यानी कि एस से सेवा, एस से सुरक्षा और बी से भाईचारा। तो एसएसबी का आदर्श वाक्य जो है वो आपका सेवा, सुरक्षा और भाईचारा होगा। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य भी ठीक से आप लोग याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर है ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री भरत के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों जो श्री भरत के माता जी का नाम था माता कैकेयी। जी हाँ दोस्तों, जो कैकेयी जो कि महाराज दशरथ की पत्नी थी, तो जो है वो भरत की माता थी। तो भरत की माता जी का नाम क्या था, तो वो माता कैकेयी था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। तो दोस्तों जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक एसिड रहता है, और अगर उस साइट्रिक एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर क्रिया कराई जाए तो मिथाइल ऑरेंज जो है साइट्रिक एसिड से क्रिया करेगा तो लाल रंग का जो है वो खून जैसा बिल्कुल एक लिक्विड बन जाएगा, और लोगों को लगता है कि खून निकलने लगा नींबू से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों जो नींबू होता है, तो जो तांत्रिक मांत्रिक या फिर जो ढोंगी लोग होते हैं, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, तो वो अशिक्षित लोगों को जो है वो इस तरह से मूर्ख बनाते हैं कि नींबू एक दे देंगे और नींबू पे जो है कहेंगे कि घर से नींबू लाइए, घर से नींबू लाएगा, तो वो अपने पास चाकू रखा रहता है, उस चाकू से नींबू को जो है काटता है, तो नींबू से खून निकलने लगता है। लोग डर जाते हैं और डरा देता है कि देखो तुम्हारे घर में प्रेत है इसीलिए नींबू से खून निकल रहा है, तुम्हारे घर में जो है चुड़ैल है इसीलिए खून निकल रहा है नींबू से। तो होता क्या है कि जो चाकू होता है ना, चाकू पे ही वो मिथाइल ऑरेंज जो है लगाया रहता है, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा, इस तरह से वो लिक्विड होता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो चाकू में लगा रहता है, तो चाकू जब नींबू से संपर्क में आती है साइट्रिक एसिड से, तो जो इसमें से जो रस निकलता है नींबू का वो बिल्कुल खून की तरह गाढ़ा निकलने लगता है, लाल रंग का। तो वो जो है इस एसिड के क्रिया से और इस मिथाइल ऑरेंज की क्रिया से होता है, बाकी इसमें कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये बिल्कुल ए साइंस है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि थल सेना का मध्य कमान कहाँ है। थल सेना का मध्य कमान मतलब कि जो थल सेना का जो सेंट्रल कमांड है, ठीक है, सेंट्रल कमांड यानी कि मध्य कमान, तो ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थल सेना का यानी कि आर्मी का सेंट्रल कमांड है। और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ठीक से आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों जो थल सेना का सेंट्रल कमांड वो लखनऊ में है। और दोस्तों तीनों सेनाओं में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो तीनों सेनाओं में कुल सैन्य कमांड की संख्या है 7, 7 और 3 यानी कि 17। कई बार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की तीनों सेनाओं जो मिलिट्री है उसके कुल कितने सैन्य कमांड है, तो मिलिट्री में टोटल 17 सैन्य कमांड है, 7 जो है आर्मी के, 7 एयरफोर्स के और 3 नेवी के हैं। दोस्तों इसको ठीक से आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ECR का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। और हाजीपुर है कहाँ, तो हाजीपुर जो है वो आपको बिहार राज्य में पड़ जाता है, ठीक है। बिहार राज्य में जो वैशाली जिला है उसी में हाजीपुर नामक एक जगह है। जैसे कि लोग जानते हैं कि हाजीपुर जिला है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हाजीपुर हुआ या फिर जो आरा हुआ, ये सब जिला नहीं है, ये इसका जो है हेडक्वार्टर है, लेकिन स्पेशली नाम जो है वो यहीं से जो है ज़िले का संचालन होता है। तो हाजीपुर जो है वैशाली ज़िले में है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो उत्तर प्रदेश में मुगलसराय नामक एक स्टेशन है, अब उसका नाम जो है DDU हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो दोस्तों ये जो DDU है लोग समझते हैं कि ये जिला है या फिर ये कोई बहुत बड़ा जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये चंदौली जिला में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है उसमें DDU है। सेम उसी तरह से बिहार का वैशाली जिले में हाजीपुर है, ठीक है। तो ये ECR का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ECR में कुल कितने जो है डिवीजन है दोस्तों, ECR में कुल कितने डिवीजन है, तो ये 5 डिवीजन है। कौन कौन, तो समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और एक जगह है जो कि बिहार राज्य में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसमें 5 डिवीजन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा कैबिनेट सचिव। जी हाँ दोस्तों, जो IAS
लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत का, उसे कहते हैं कैबिनेट सचिव। और कैबिनेट सचिव जो है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा, पुलिस अधिकारी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो हो जाएगा मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव। दोस्तों अगर आप लोग जो है शासन प्रशासन यानी कि पुलिस और प्रशासन और साथ ही साथ विकास के जो अधिकारी होते हैं, तो उनका अगर आप लोग सही से जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी यहाँ पर मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो दोस्तों भारत में 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है, 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है। और वो कौन कौन से स्टेट है, तो वो स्टेट जो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, ये 6 स्टेट है जो कि जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधान परिषद है। और विधान परिषद में दोनों सदन कौन है, तो विधानसभा और विधानमंडल, ठीक है, विधानसभा और विधानमंडल। तो ये दो वहाँ पे व्यवस्था, 2 सदन होते हैं, इसलिए उसे द्विसदनीय कहा जाता है। दोस्तों इनको जो है याद करने, 6 जो स्टेट है उसको सही से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार ये एक ही जगह है। और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो वो भी एक ही जगह हो गए, 4 हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और अब उसके बाद याद कर लीजिएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र भी एक ही जगह है, ठीक है। तो ये 6 स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसे कहते हैं ग्राम प्रधान। गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है। और दोस्तों जो है हर गांव में जो है गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान नहीं कहलाता है। कहीं कहीं पे गांव का प्रथम नागरिक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाएगा, जबकि झारखंड और बिहार में गांव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाएगा। और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में जाएंगे तो गांव का प्रथम नागरिक सरपंच कहलाएगा। तो ये गांव का जो है जिस तरह से प्रधान होते हैं ठीक उसी तरह से इनका रोल होता है, लेकिन इनमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो अगर आप जो है चाहते हैं कि इनके बारे में अच्छी जानकारी लें, इनके बीच क्या अंतर होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, किसका कथन है। तो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो है कथन और नारे से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए कथन और नारे को भी ठीक से याद कर लीजिएगा। और यह कथन किसका है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की एक अचूक दवा है। वाकई में दोस्तों अगर हमारा समाज के लोग शिक्षित हो जाए, साक्षर नहीं शिक्षित हो जाए, क्योंकि साक्षर और शिक्षित में फर्क होता है। तो शिक्षित, क्योंकि साक्षर में लोग जो है अक्षर शब्दों को पहचान पाते हैं, लेकिन शिक्षित लोग जो है शब्दों का अर्थ भी पहचान पाते हैं। तो जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारा समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो है वो है लखनऊ में। दोस्तों ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो पुलिस के एग्जाम में, तो इसलिए इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। और हेडक्वार्टर का नाम क्या है, तो हेडक्वार्टर का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में अभी बिल्कुल ये नया हेडक्वार्टर बना है, बिल्कुल आधुनिक तरीके से जो है इसको जो है बनाया गया है, तो इसको सिग्नेचर हाउस कहा जाता है। इस हेडक्वार्टर का नाम है सिग्नेचर हाउस। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है आपका गुजरात के नर्मदा जिले में। जो गुजरात राज्य है वहाँ पे नर्मदा जो जिला है, तो यहीं पे एक केवड़िया नामक जगह है, जो कि नर्मदा नदी के बीच में उसका एक टापू है, ठीक है, नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है काफ़ी बड़ा, वहीं पे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों प्रमुख स्थान से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा कि राम मंदिर कहाँ बनाया है, हवा महल कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है। ठीक से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर डिफेंस के एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुलिस के एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन डिफेंस में तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं तो इनको ठीक से हमारे वीडियो को जो है देखिएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि समकक्ष पद क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के बराबर होता है। तो दोस्तों जो थल सेना का मेजर होता है वह नीचे से कमीशन्ड रैंक का
तीसरा अधिकारी होता है। तो मेजर के नीचे आता है कैप्टन और उसके बाद नीचे आता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये जल सेना के किस अधिकारी के बराबर होगा? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जल सेना का सबसे निचला अधिकारी कमीशन रैंक में होता है सब लेफ्टिनेंट, और उससे ऊपर होगा लेफ्टिनेंट, और उसके ऊपर होगा लेफ्टिनेंट कमांडर। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। दोस्तों अंत में आपसे क्वेश्चन है कि 75 जिले किस राज्य में है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।